गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी, इसके विषय में जो है लेसन इंट्रोडक्शन और कुछ प्रश्न जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। बाकी के जो बचे प्रश्न हैं वे अभी आपको समझाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो नेक्स्ट देखिए, मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। मंझोले मध्यम दर्जे के किसान, बड़े किसान कृषि से जो है कैसे पूंजी को प्राप्त कर लेते हैं और वे छोटे किसानों से कैसे अलग हैं। मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। जो मध्यम दर्जे के किसान है, बड़े किसान है, वे खेती से जो है अच्छी तरह से जो है बचत कर लेते हैं, मतलब पूंजी को प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इसके विपरीत जो छोटे किसान है उन्होंने पूंजी की व्यवस्था करने के लिए जो है पैसा दूसरे लोगों से उधार लेना पड़ता है। कृषि से जो वो पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। वे बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से खेती के लिए बहुत ऊंची ब्याज की दरों पर कर्ज लेते हैं। तो अपनी खेती को करने के लिए उन्हें जो है दूसरे गांव के बड़े जमींदारों से, साहूकार लोगों से जो है पैसा उधार लेना पड़ता है, तब जाके जो है अपनी कृषि को करते हैं। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं और जो फसल होती है वो तो जो है घर के अंदर ही जो है खप जाती है, लेकिन जो पैसा उधार लिया था साहूकारों से, बड़े जमींदारों से, उस पैसे को उतारने के लिए इन छोटे किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला। क्या ब्याज की दर कम पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अच्छी होती या अलग होती। तो देखिए, सविता को निम्नलिखित शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला। सविता को जो है कुछ कंडीशन रखी गई तेजपाल से ऋण लेने के लिए। सविता को जो है ऋण की अवधि केवल 4 महीने होगी। जो सविता ने ऋण लिया था वो 4 महीने के लिए लिया गया है, जिस पर वह 24% ब्याज की दर होगा। तो उसके ऊपर जो है वार्षिक दर जो है 24% होगा, यानी कि 100 रुपए पर 2 रुपए सैकड़ा जो उसको ब्याज का देना पड़ेगा। नंबर 2, वह फसल कटाई के मौसम में तेजपाल सिंह के खेत में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपए प्रति दिन पर काम करेगी। यह भी कंडीशन रखी गई, उसे जो है यानी सविता को तेजपाल के खेत में 35 रुपए पर डे के हिसाब से जो है उसके खेत में जो है तेजपाल के खेत में सविता को काम करना पड़ेगा। यह भी जो है कंडीशन रखी गई थी। यदि सविता बैंक से कर्ज लेती तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से अच्छी होती। अगर सविता को बैंक से ऋण मिल जाता तो सविता की कंडीशन जो है बहुत अच्छी होती, निश्चित रूप से बढ़िया होती, क्योंकि एक तो ब्याज की दर कम होती, क्योंकि बैंक से जो पैसे उधार लेती उस पर ब्याज की दर कम लगती। दूसरे, वह इतनी कम मजदूरी पर किसी के खेत में काम करने के लिए बाध्य नहीं होती। तो दूसरा, जो सविता तेजपाल सिंह के खेत में 35 रुपए प्रति दिन के हिसाब से काम करती है, उसके लिए भी जो उसे मजबूर नहीं होना पड़ता, वो ज्यादा पैसे में किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में काम कर सकती है। तो सविता को अगर मान लो बैंक से ऋण मिल जाता तो उसकी स्थिति जो है काफी अलग होती, काफी बढ़िया होती। नेक्स्ट देखिए, अपने क्षेत्र के कुछ निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंचाई, 30 वर्ष पहले सिंचाई के साधनों का इतना विकास नहीं था। तो जितना विकास आज हो चुका है सिंचाई के साधनों का, 30 वर्ष पहले इतना नहीं था। सिंचाई का एकमात्र साधन रहट था। सिंचाई का एकमात्र साधन जो है रहट था, जिसे बैलों की सहायता से चला जाता था। इस रहट को जो है बैलों के माध्यम से जो है चलाया जाता था, जिसे जलार भी बोलते हैं। रहट की सुविधा भी सभी क्षेत्रों में नहीं थी, तो हर क्षेत्र के अंदर रहट की सुविधा भी नहीं थी। कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी और खेतीबाड़ी जो मुख्य रूप से जो है बारिश के ऊपर डिपेंड थी। लेकिन आज बिजली की आपूर्ति के कारण रहट का स्थान नलकूप ने ले लिया। लेकिन आज जो बिजली आ गई है गांव के अंदर, जिसकी वजह से जो है पहले जो रहट का स्थान था अब ट्यूबवेल ने ले लिया, नलकूपों ने ले लिया है, जिससे भूमि के एक बड़े टुकड़े पर सिंचाई की जा सकती है। तो इस नलकूप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से जो है
भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर सिंचाई आराम से की जा सकती है और एक वर्ष में एक खेत में 2 या 3 फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आज जो है ट्यूबवेल के माध्यम से एक खेत के अंदर जो है एक वर्ष में 2 या 2 से ज्यादा फसलें आराम से ली जा सकती है, अपना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 30 वर्ष के अंदर काफी बदलाव आया है। अब देखिए उत्पादन की विधियां पुरानी थी, तो उत्पादन की विधि भी जो काफी पुरानी थी। खेती बैलों के द्वारा हल चलाकर की जाती थी। खेती बाड़ी जो है बैलों के माध्यम से जो हल चलाकर की जाती थी। कटाई और गाई का काम भी किसान के द्वारा किया जाता था। जो फसल की कटाई है, गाई है, वो भी जो किसान स्वयं करता था। लेकिन वर्तमान समय में बैलों का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया। लेकिन आज का जो टाइम है, अब जो है सारे बैल वाले कार्य जो ट्रैक्टर के द्वारा किए जाते हैं और फसल काटने के लिए हार्वेस्टर, फसलों की कटाई के लिए यंत्र जो हार्वेस्टर है और गाने के लिए थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आज जो पहले प्राचीन समय के अंदर उत्पादन करने के लिए जो बैलों से कार्य लिया जाता था, वो सारा का सारा कृषि यंत्रों से लिया जाने लगा है। नेक्स्ट देखिए, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं। तो आपके इलाके के अंदर कौन कौन से ऐसे कार्य है जो कृषि से संबंधित नहीं है, उनकी एक सूची बनाइए। गैर कृषि उत्पादन कार्य यानी खेती बाड़ी से संबंधित नहीं है, जैसे दूध की डेयरी, आटा चक्की, किराने की दुकान, टोकरी बनाना, टैक्सी चलाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल ठीक करना, हलवाई की दुकान इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो हैं कार्य गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं और पालमपुर के अंदर ये सारे के सारे कार्य जो हैं गैर कृषि कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। यानी गांव के अंदर और ज्यादा गैर कृषि कार्य, दूसरे कार्य जो अभी मैंने बताए हैं, करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। गांव में गैर कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि गांव के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दे। तो अगर गांव के अंदर गैर कृषि कार्यों की बढ़ोतरी करनी है, उनका क्षेत्रफल बढ़ाना है, तो सरकार के द्वारा जो लोग गांव के बेरोजगार हैं उनको जो अलग अलग काम धंधों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए तथा उन्हें बैंकों से सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाए और जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें सस्ती दरों पर जो है मतलब कम ब्याज पर जो है पैसे उपलब्ध करवाए जाए ताकि वे अपना काम धंधा कर सके। तो बच्चों, आज जो आपका पालमपुर गांव की कहानी का कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है करने भी दूंगा, ध्यान दीजिए। जो आपने अपने वहां से जो है चैप्टर पढ़ के छोटे प्रश्न निकालने हैं अच्छी तरह से, तो लिखिए। नंबर 1, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। नंबर 2, पालमपुर गांव के निकट एक कौन सा कस्बा स्थित है। पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी है। पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। बहुविधि फसल क्या है। भारत में हरित क्रांति कब आई। पालमपुर में कितने परिवारों के पास खेती की जमीन नहीं है। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन से हैं। पालमपुर में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने जो है चैप्टर पढ़ना है, उसमें से निकालना है। और जो मैंने करवाए हैं आपको, वे भी सारे क्वेश्चन आपने कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।